हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी 321 में। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका पहला पार्ट देख चुके होंगे और ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 है, जिसमें प्रश्न 31 से लेकर आगे देखने वाले हैं। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। जिस तरह से आपने पहला वीडियो में प्यार दिखाए थे, उसी तरह से उम्मीद करते हैं इस वीडियो में भी अपना प्यार दिखाएंगे और सभी प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें, पहला पार्ट नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद ही इसका दूसरा पार्ट देखें। तो इसमें केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वही सब प्रश्नों को इस वीडियो में, इस चैनल में बताया जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण या परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो शुरू करते हैं। 31वां प्रश्न है और यह वीडियो का पहला प्रश्न है। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की कांस्य की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में एक लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई थी जो कांस्य की बनी हुई थी, जो नृत्य करती हुई दिखाई गई थी। तो वहाँ कहाँ से मिली थी? तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। ये कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर थे, जिनके बीच जो सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक नगर या जुड़वा राजधानी के भी नाम से जानते हैं। तो इनके बीच की दूरी कितनी थी? तो 483 किलोमीटर इनके बीच की दूरी थी। यहाँ आंसर थोड़ा सा गलत है, लेकिन राइट आंसर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी थी वो 483 किलोमीटर ही था। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका राइट आंसर है सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित था। थोड़ा और समझते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यहाँ 3 प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस प्रांत में? तो सिंध प्रांत। और किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। और ये दाहिनी ओर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो इन्हें भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर या स्थल कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, लेकिन हाल ही के खुदाई में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखी घड़ी को बताया गया है। तो राखी घड़ी को बताया गया है, तो इन्हें भी याद रखना है। अगर सबसे बड़े नगर में ऑप्शन में राखी घड़ी आता है तो आप राखी घड़ी को ही टिक लगाइएगा, अन्यथा मोहनजोदड़ो को टिक लगाना है। मोहनजोदड़ो पहले सबसे बड़ा नगर था, लेकिन बाद के खुदाई में राखी घड़ी को घोषित किया गया है सबसे बड़ा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का। तो अगर राखी घड़ी है तो राखी घड़ी को लगाएंगे, अन्यथा मोहनजोदड़ो को लगाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता जानते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता, यह सबसे प्राचीन सभ्यता था जो एक नगरीय सभ्यता भी थी। यहाँ पे घर जो बनाए जाते थे वो किस चीज़ से बने होते थे, ये प्रश्न है। तो ये घर ईंट से बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो समय काल रहा और जिसमें घर को देखने को मिला वो मिट्टी के बने होते थे, लेकिन इससे पहले जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, वहाँ के घर ईंट के बने होते थे। ये बहुत ही रोचक था कि पहले हम लोग नगरीय में सभ्यता में जीते थे, नगर में रहते थे, और बाद में जो है वो हम लोग जंगल और मिट्टी के घरों में रहना शुरू किए। तो हमारा विकास जो हुआ है वो घटते क्रम में हुआ है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। ये स्नानागार क्या होते थे? ये सार्वजनिक भी होते थे, जहाँ पे लोग स्नान करते थे और अपने वस्त्रों को बदलते थे। तो ये स्नानागार है वो कहाँ पे मिला था? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से बहुत सारे चीज़ें मिली है, स्नानागार मिले हैं और अन्नागार मिला है। नाली निर्माण, भवन निर्माण सबसे भव्य देखा गया है तो वो मोहनजोदड़ो में ही देखा गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो पुरोहित राजा का जो अवशेष है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पुरोहित राजा की प्रसिद्ध पत्थर की मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से मिलती है। अब पुरोहित राजा क्या होते थे? तो इन्हीं के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था जो है वो चलाई जाती थी। वहाँ पे कोई राजा का प्रमाण नहीं मिलता है, राजा के जगह पर पुरोहित राजा ही हुआ करते थे, जिसकी एक मूर्ति मिली है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई किस देवी की पूजा करते थे? अर्थात हड़प्पा के जो लोग थे, वहाँ के जो निवासी थे, वो किस देवी की पूजा करते थे? तो उनकी सबसे प्रसिद्ध देवी थी मातृ देवी। वो मातृ देवी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा स्थलों से मिली मातृ देवी की मूर्तियों से पता चलता है कि वे प्रजनन और उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी को प्रजनन और उर्वरता की देवी माना जाता था। उर्वरता का अर्थ होता है भूमि में जो अनाज उत्पादन होते हैं, तो धरती को भी माता ये लोग मानते थे। और प्रजनन जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, जन्म दिए हैं, तो इसलिए उन लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। और अगर ईश्वर में पूछे कि किस ईश्वर की पूजा करते थे, तो वो शिव की पूजा करते थे, क्योंकि चहुमुखी शिव की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो ध्यान निद्रा में बैठे हुए हैं। तो देवता की बात करें तो शिव की को लगाएंगे, और अगर देवी की बात करें तो मातृ देवी को लगाएंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? समाज किस तरह का था? जैसे मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, ये और भी दोनों, 1 और 2 दोनों था, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है, सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो मातृसत्तात्मक पर ज़्यादा जोर दिया गया था। वहाँ के स्त्रियों की पूजा होती थी। लेकिन अगर देखा जाए तो हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसके समाज के स्वरूप मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। तो इस तरह से इनमें से कोई नहीं होगा। अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होता है तो मातृसत्तात्मक लगाएंगे तो भी सही हो सकता है, क्योंकि जितना पूजा स्त्रियों को या सम्मानित किया गया है, मूर्तियाँ जितना मिली है और आकृतियाँ मिली है, इससे यही पता चलता है कि मातृसत्तात्मक ही था, लेकिन पितृसत्तात्मक नहीं था। लेकिन स्पष्ट नहीं है क्या था, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? हड़प्पा का जो प्रशासन शासन चलता था, शासन व्यवस्था था, वो किस तरह का था? तो नगर पालिका जैसा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगर पालिका जैसा था। मतलब जिस तरह से शहर में नगर पालिका होते हैं, गांव में मुखिया होते हैं, उसी तरह से हर नगर में नगर पालिका होती थी या होते थे, जो नगर की देखरेख साफ सफाई को देखा करते थे। थोड़ा और समझते हैं। शहर की उन्नत जल निकासी प्रणाली, मानकीकृत ईंटों और सड़कों की सुनियोजित व्यवस्था को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ एक कुशल और संगठित शहरी प्रशासन था
जो एक नगर पालिका के समान थी। तो नगर पालिका ही नगर की देखरेख किया करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? किसकी उपासना करते थे मतलब किसकी पूजा करते थे? तो अगर देवता की बात किया जाए तो वे लोग सूर्य की पूजा करते थे, और अगर देवी की बात किया जाए तो वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो इस तरह से हमारा आंसर 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। जैसे समझते हैं, हड़प्पा की मोहरों पर एक पुरुष देवता पशुपति और मिट्टी की मूर्तियों में मातृ देवी दोनों के प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक का उपयोग व्यवहार में करते थे? तोलने की इकाई के रूप में वो लोग किस चीज़ का यूज करते थे? तो वो लोग 16 का यूज करते थे। 16 का अर्थ है कि हड़प्पा सभ्यता के बाट और मापन प्रणाली 16 के गुणकों पर आधारित थी। जैसे 1 के डबल करेंगे तो 2, 2 को 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64। इस तरह से उनके जो है वो बाट चला करते थे। मतलब हम लोग तोलने के लिए जैसे आधा किलो का यूज करते हैं, 100 ग्राम का यूज करते हैं, 250 ग्राम का यूज करते हैं, लेकिन उन लोग का ऐसा नहीं था। 1, 2, 4, 8 इस तरह से उन लोग के चलते थे। जैसे 5 केजी का नहीं था, 10 केजी का नहीं था। तो इसको क्या बोलते हैं? 16 का जो है अंक यूज किए जाते थे। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? अर्थात हड़प्पा काल में जो मुद्रा बनाई जाती थी वो किस चीज़ से बनी होती थी? तो ये भी VVI क्वेश्चन है, जो इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि इसे याद रखने की ज़रूरत है। तो ये किससे बनी होती थी? तो सेल खड़ी। सेल खड़ी एक प्रकार की पत्थर होती थी जिससे ये मोहरें बनाई जाती थी। अधिकांश मोहरें सेल खड़ी नामक एक नरम पत्थर से बनी होती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो मेसोपोटामिया से था, ईरान से था, अफगानिस्तान से था। ये सब से ये लोग सीसा, सोना, चांदी और जो सेल खड़ी पत्थर है वो भी ये लोग मंगाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो चीन से है इनका व्यापारिक संबंध नहीं था। ये लोग चीन से व्यापार नहीं किया करते थे। यहाँ से इन लोगों का कोई मोहरे जो होते हैं वो प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था या बंदरगाह का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? बंदरगाह वह होता है जो पानी का, समुद्र का किनारा होता है जहाँ से दूसरे देशों के बीच व्यापार होता था। तो बंदरगाह किस स्थान में मिला है या कौन सा स्थान था जो बंदरगाह के रूप में था? तो ये आंसर है लोथल। ये भी क्वेश्चन काफ़ी VVI है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं इन्हीं प्रश्नों से एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जिसे पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि ये प्रश्न है, तो इन्हें याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के दृष्टि से। अगला प्रश्न है, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है वो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है जिसमें बंदरगाह पाया गया है जहाँ से दूसरे देशों के बीच व्यापार होता था। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात हम लोग जानते हैं समुद्र के किनारे ही स्थित है।
तो इसलिए यह यहीं पर से व्यापार होता था और ये एक बंदरगाह के रूप में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह नगर कौन सा था। यहाँ प्रश्न को पलट दिया गया है कि सभ्यता में सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो गुजरात में बंदरगाह एक का नगर था, वो कौन सा था। तो गुजरात में कौन सा नगर स्थित है, तो लोथल है, जो अभी हम लोग देख चुके हैं। लोथल जो गुजरात में स्थित था सिंधु सभ्यता का एकमात्र ज्ञात बंदरगाह नगर था। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यह प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, बंदरगाह, डॉक यार्ड या गोदीबाड़ा का अवशेष या प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो डॉक यार्ड या गोदीबाड़ा जो है अर्थात बंदरगाह जो है, इसका अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अभी हम लोग देखें कि ये कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। तो एक प्रश्न ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है, बार बार घुमाकर वही प्रश्न आ रहा है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं था। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता था वो दो भाग में बटा हुआ था, एक था ऊपरा शहर, एक था निचला शहर। तो ऊपर का जो शहर था उसको दुर्ग कहा जाता था, जहाँ पे बड़े बड़े लोग और रहा करते थे, जो प्रशासन को चलाते थे अमीर लोग, और जो गरीब लोग रहते थे वो निचले शहर में रहते थे, तो इसे दुर्ग कहा जाता था। तो ये ना दीवारों से घेरा गया था और निचला शहर दीवार से घेरा हुआ नहीं रहता था। तो यहाँ प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा भी नगर था जहाँ के दुर्ग को दीवार से घेरा गया नहीं था, तो वो कौन सा नगर था, लोथल। लोथल को क्यों नहीं घेरा गया था, क्योंकि लोथल को नहीं घेरा जा सकता था, क्योंकि ये समुद्र से एक और से घिरा हुआ था, क्योंकि ये एक बंदरगाह का स्थल था। तो यहाँ पे और थोड़ा समझते हैं, लोथल में दुर्ग और निचला शहर एक ही रचनात्मक दीवार से घेरे हुए थे, एक ही दीवार से दोनों घेर दिया गया था टोटल, ठीक है। बाकी शहरों में दुर्ग को केवल घेरा जाता था और इसको खुला छोड़ दिया जाता था, जबकि अन्य बड़े शहरों में दुर्ग और निचला शहर अलग अलग दीवारों से घिरे होते थे। ये काफ़ी हल्के फुल्के से घिरा होता था और ये दीवार दुर्ग काफ़ी मजबूती से घिरे होते थे, और बहुत सारे शहर में नीचे का शहर घिरा हुआ नहीं होता था। आगे देखते हैं, सुमेर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है। तो नाविकों का देश किसे कहा गया है, तो मेलुहा को कहा गया है। हम लोग पहला वीडियो में जान चुके हैं कि ये मेलुहा क्या होता है। तो मेसोपोटामिया यानी सुमेर के अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा गया। ये प्रश्न पूछा गया था कि मेलुहा किसे कहा गया है, तो हड़प्पा सभ्यता को। किस अभिलेख में, तो सुमेर के अभिलेख में। सुमेर क्या है, तो सुमेर एक प्रकार का सभ्यता है, जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता था। यह शब्द नाविकों और समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था, जो यह बताता है कि हड़प्पा सभ्यता समुद्री व्यापार से बहुत उन्नत थी। तो सुमेर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है, तो मेलुहा को। और मेलुहा किसे कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता को। यानी नाविकों का देश किसे कहा गया, तो सीधा सीधा है हड़प्पा सभ्यता को ही नाविकों का देश कहा गया। और नाविकों का देश इसलिए कहा गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो उसमें नाव का भी प्रमाण मिला है, जिससे पता चलता है कि ये लोग नाव से भी व्यापार किया करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। शिल्प उत्पादन का, कपड़े के उत्पादन का जो था एक प्रमुख केंद्र कौन था, तो इसका सही आंसर है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था, जो शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ मनके बनाने, शंख काटने, धातु के काम, मुहरे बनाने और बाट बनाने जैसे संबंधित कई साक्ष्य मिले हैं। शिल्प उत्पादन का मतलब होता है फैक्ट्री। फैक्ट्री वगैरह कहाँ पे था, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के चीज़ों का उत्पादन या बनाए जाते थे, जैसे धातु हो गया, शंख काटना हो गया, बाट बनाना हो गया, कपड़ा बनाना हो गया। तो ये कहाँ पे होते थे, तो चहुंदड़ों में होता था। यहाँ से प्रमाण बहुत ज़्यादा मिला है।
अगला प्रश्न है हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो ये भी आई क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी जो है वो तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो ये खेतड़ी से करते थे। राजस्थान में स्थित खेतड़ी का एक क्षेत्र तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध था। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पावासी यहीं से तांबा आयात करते थे। तो ये राजस्थान में स्थित है। खेतड़ी एक स्थान है जहाँ पर तांबे का एक खाद्यान्न था, भंडार था, जहाँ से ये लोग तांबा प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहाँ से प्राप्त करते थे सोना। तो दक्षिण भारत से। थोड़ा और समझते हैं। हड़प्पा वासियों को सोना मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र से प्राप्त होता था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आई है। ये कर्नाटक, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि ये सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो कर्नाटक, दक्षिण भारत नहीं रहेगा तो किसके लगाना है, कर्नाटक को। यह इस बात का प्रमाण है कि उनका व्यापारिक नेटवर्क दूर दराज के क्षेत्रों तक फैला हुआ था, मतलब दूर दूर तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न है हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्त मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। तो नीला लाजवर्त मणि जो था वो कहाँ से प्राप्त करते थे। तो सोरतुघई से। ऑप्शन कहाँ है, सोरतुघई से प्राप्त करते थे। थोड़ा समझते हैं। हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्त मणि अफ़गानिस्तान के बक्सा प्रांत के सोरतुघई नामक व्यापारिक स्थल से प्राप्त करते थे। तो ये सोरतुघई कहाँ है, तो अफ़गानिस्तान में है। सोरतुघई अफ़गानिस्तान में लापिस लाजुली के प्रमुख स्रोतों के पास स्थित था। तो यहाँ पे इतना याद रखना है कि ये लोग लाजवत मणि जो है वो सोरतुघई से प्राप्त करते थे और ये कहाँ पर है, तो अफ़गानिस्तान में है। अगर सोरतुघई ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अफ़गानिस्तान को ही लगाना होगा। तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी, सो पहले समझते हैं। तो यह एक चित्रकात्मक लिपि थी जिसे अभी तक ठीक से पढ़ा नहीं गया है। तो इसकी सबसे मुख्य विशेषता क्या थी, तो यह दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। यह क्या थी, दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, अर्थात उल्टा लिखी जाती थी। दाईं से बाईं की ओर। हम लोग क्या लिखते हैं, बायां से दायां की ओर, जैसे जैसे लिख रहे हैं। तो ये हमारा बायां हो गया, ये हमारा दायां हो गया। लेकिन ये लोग उल्टा लिखते थे, अर्थात दायां से बायां की ओर लिखते थे। तो ये सबसे बड़ी विशेषता थी। और एक प्रश्न और इसमें है जो इम्पोर्टेंट है, जिसे याद रखने की ज़रूरत है। तो इसकी लिपि क्या थी, तो चित्रनात्मक लिपि थी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता था। ये बहुत ही VVI प्रश्न है कि मृतकों का टीला किस नगर को कहा गया है। तो यहाँ सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इसलिए कहा गया है क्योंकि जब इसकी खुदाई हुई तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कंकाल मिला, इसीलिए इसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या सिंध का बाग, इस तरह के अलग अलग नामों से जानते हैं और यह जाना भी जाता है। अगला प्रश्न है भिल्सा टॉप के लेखक कौन थे। भिल्सा टॉप्स एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भिल्सा टॉप्स के लेखक थे, जिसकी पुस्तक जो थी वो 1864 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, तो इसे समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का मुख्य कारण क्या था। ये प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था तो इसका मुख्य कारण क्या था। तो आर्यों का आक्रमण, बाढ़ या जलवायु परिवर्तन, व्यापार में गिरावट, तो उपरोक्त सभी ये सभी कारण माने जाते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं
जो बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत इसी कारण से हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस कारण से हुआ था ये करेक्ट नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर मिले साक्ष्यों के आधार पर और जितने भी इतिहासकार हैं वो अपने अनुसार अलग अलग मत देते हैं। तो इतने बड़े सभ्यता का अंत का एक कारण तो नहीं रहा होगा, सभी कारण होंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का और भी बहुत सारे कारण हैं जो ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं यह आपके लिए मददगार होगा और आप इससे एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ हमने आपके लिए काम किया है, मेहनत किया है, तो आपसे एक थोड़ा सा मेहनत मांगते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब इसका अगला चैप्टर अपलोड किया जाए तो आप उसे मिस ना करें और उसे ज़रूर देखें ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।